नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। कश्मीर के उरी में एक जवान शहीद। सेना ने एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 13 दिन में तीसरी मुठभेड़। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति उतारेगा उम्मीदवार। 18 अगस्त को मीटिंग। खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे। 9 सितंबर को होगा चुनाव। 15 अगस्त को पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर आरोप। गुजरात के लोग बिहार में वोटर बन रहे। मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री की 2 वोटर आईटी। देश में 1 करोड़ से अधिक आवारा कुत्ते। 70% को साल भर में लगेंगे टीके। 3 मंत्रालयों ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा। बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा में डूबे। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष का झटका और इसी के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है, तो वोटर की प्रामाणिक जांच जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और वहीं इसलिए 11 दस्तावेज होने चाहिए। एसआईआर को देखते हुए 11 दस्तावेज मान्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। फिलहाल ये विपक्ष को झटका बताया जा रहा है। तो वोटर की प्रामाणिक जांच जरूरी है, इसलिए 11 दस्तावेज होने चाहिए। तो एसआईआर को देखते हुए 11 दस्तावेज मान्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और वहीं एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। तो एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष का हंगामा देखा जा रहा था। वहीं लोकसभा के अंदर भी हंगामा देखा गया। लोकसभा के बाहर, चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर भी विपक्ष का जोरदार का हंगामा प्रदर्शन देखा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, उनके साथ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ ही दीपेंद्र हुड्डा, तमाम जो विपक्षी नेता थे वो नजर आए थे। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा है कि एसआईआर को देखते हुए 11 दस्तावेज मान्य होंगे, तो विपक्ष को ये बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को ये बड़ा झटका। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, बीजेपी के विजन 2047 के जवाब में सपा का रीजन डॉक्यूमेंट। सपा ने यूपी सरकार से पूछे 47D के सवाल। वादों की असफलता पर सपा ने जवाब मांगा और सपा का तंज है कि विजन नहीं रीजन बताए भाजपा। सपा ने कहा कि सरकार बताए वादे पूरे क्यों नहीं किए। सपा का रीजन डॉक्यूमेंट्स बना विपक्षी हमला का हथियार और यूपी की रीजन में फिर गरमाया वादों का मुद्दा। सपा ने विजन डॉक्यूमेंट्स को बताया झूठ का बुलंदा। तो सपा ने विजन डॉक्यूमेंट्स को झूठ का पुलिंदा बताया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 2 दिन से लगातार जो है सत्र जो है हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या पूरे मामले को देखा है? देखिए, जो 2 दिन में हुआ वो अलग था और आज के दिन अलग है। आज सत्र में कोई नोटिस नहीं लिए गए, क्वेश्चन आवर नहीं लिया गया। आज वो कोई अपना इवेंट लेकर के आए हैं। सुना है कोई इवेंट है कि विजन 2047
डॉक्यूमेंट पेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी करी है, हम भी उनका रीजन डॉक्यूमेंट बना के लाए हैं। 2017-2022 में जो उनका मैनिफेस्टो था, जिसमें जो काम बताए थे, उन्होंने वादे किए थे और पूरे नहीं किए हैं। समाजवादी पार्टी उन अधूरे वादों पर रीजन पूछेगी और जनता की ज्वलन समस्याएं हैं जिससे मौके पर जनता त्रसित है, चाहे टूटी सड़कें हों, चाहे बाढ़ की स्थिति है, चाहे कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, इन सबको लेके ज्वलन समस्याओं पर चर्चा करने का काम करेगी। जिस प्रकार से 24 घंटे की जो है ये आज की चर्चा है, तो इसमें किस प्रकार से आप शामिल होंगे और किस प्रकार से आपका ये सरकार का केवल एक इवेंट है जिससे लोगों का ध्यान भटक सके, जो धार्मिक उन्माद उन्होंने फैलाया है उससे लोगों का ध्यान हट सके और मूलभूत समस्याओं का ध्यान हटे, इसके लिए इवेंट है। लेकिन हम लोग इसमें मौजूद रह करके सरकार की नीतियों की आलोचना करने का काम जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए आज 24 घंटे की जो है चर्चा होनी है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के विधायक का साफ तौर से कहना है कि हम इसका विरोध करेंगे। जो अहम मुद्दे हैं उन पर जो है चर्चा की जाए, जो 2047 का विजन का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा से वो इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, लखनऊ। हरदोई से खबर बता देते हैं, आजादी की पूर्व संध्या पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा और पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा तिरंगा यात्रा निकलेगी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिरंगा यात्रा की जानकारी भी दी गई है। वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अन्य संगठन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। को पता यह है कि पूरा देश, संपूर्ण देश जो है घर घर तिरंगा और सब जगह पर तिरंगा फहराने के लिए देशभक्ति का एक जज्बा जो है पैदा करने के लिए अभी हाल ही में जो थोड़ा सिंदूर ऑपरेशन चला था, तो सैनिकों के हृदय में बहुत ही जोश भरा हुआ है। तो हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन तथा वीरांगना सामाजिक संस्थान और कुबेर जन सेवा, तीनों संस्थान मिलके जो है कल भव्य ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। जिला सैनिक कल्याण से होते हुए तिरंगा यात्रा सिनेमा चौराहे, अटल चौक और उसका समापन जो है शहीद उद्यान के अंदर होगा। 15 अगस्त आज़ादी की पूर्व संध्या पर कल 14 अगस्त को हम लोग अपनी एक तिरंगा यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है। जिस तरीके से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत है और लोग जगह जगह तिरंगे भी लगा रहे हैं और तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, उसी के चलते कल वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, कुबेरलाल जन सेवा संस्थान और हरदोई पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन और मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के संयुक्त तत्वाधान में ये तिरंगा यात्रा कल निकाली जाएगी। सीतापुर से खबर, पुलिस पिटाई से मौत का आरोप, मृतक के परिजनों के शव रख हंगामा किया गया। एसआई मणिकांत त्रिपाठी पर पिटाई करने का आरोप, दरोगा ने शराब के नशे में पीट कर मार डाला और समझा बुझाकर मामला शांत कराने में पुलिस जुटी है। तो मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद। थाना सिधौली का मामला हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस पर गंभीर आरोप, नशे की हालत में दरोगा ने पीट करके युवक को मौत के घाट उतार दिया। के पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। खबर आपको बता रहे हैं, थाना सिधौली का ये पूरा मामला है।
तो सीतापुर से खबर, पुलिस पिटाई से मौत का आरोप। मृतक के परिजनों ने शव रख करके हंगामा किया और एसआई मणिकांत त्रिपाठी पर पिटाई करने का आरोप है। अबरार अली इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या मामला रहा? बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दरोगा ने युवक की पीट करके हत्या कर दी है। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सिधौली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक अपनी दुकान के बाहर ही लेटा था और जब ये पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं तो उसे पीटने लगे। उसने कहा कि मना भी किया लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं सुनी और बताया है कि शराब के जो है नशे में थे। उसके भाई ने जो आरोप लगाया है और उसके बाद इतना पीटा और उसके बाद दीवार से भी उसे फेंक दिया, ऐसा आरोप परिवार वालों ने लगाया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद शव को रखकर परिजनों ने सड़क को जाम किया था। वहां पर कई थानों की पुलिस पहुंची, एडिशनल पहुंचे हैं, जो परिवार को समझा बुझाकर रास्ता तो साफ करा दिया, लेकिन परिवार को समझाने बुझाने में लगे हैं कि जिस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर आरोप लग रहा है, तो कैसी कार्रवाई होगी अब आने वाला समय ही बताएगा। जी अबरार, जिस तरह से देखा जा रहा है दरोगा पर ये आरोप है, तो क्या दरोगा पर किसी तरह की कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस उसका दाह संस्कार कराने के लिए जुटी हुई है और उसका कहना है कि जल्द से जल्द इस पर पुलिस से अधीक्षक से बात करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरह की ये तस्वीर देखी जा रही है, ऐसे में कई थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंची है। हालात क्या देखे जा रहे हैं अभी की अगर बात करें तो? अभी की अगर बात की जाए तो वहां पर ये सभी थानों की पुलिस मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है और परिवार को समझाने में लगे हैं और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, बताया जा रहा है। अबरार, जिस तरह से ये खबर जो कि निकल कर आई, हत्या से जुड़ी ये खबर, इसके बाद परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का आरोप है कि दरोगा पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस दरोगा ने इन्हें पीटा है और इसकी पिटाई से इसकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ही इसकी पूरे मामले की जांच करेगी और पुलिस ही इस पर दोषी है बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में जो जांच आएगी वो भी इस पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से दरोगा ने शराब के नशे में पीट कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है। और बुलंदशहर से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, यूरिया की कमी के चलते किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खासकर धान की फसल के लिए आवश्यक यूरिया की उपलब्धता को लेकर किसानों की भीड़ सहकारी समितियों पर उमड़ रही है और इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। शिकारपुर तहसील क्षेत्र की सहकारी समितियों पर पुलिस तैनात की गई है और ताकि किसानों को यूरिया सुचारू रूप से मिल सके। यूरिया संकट के बीच ये कदम किसानों के लिए राहत की उम्मीद भी बताई जा रही है। देखिए, किसान की अब जरूरत यूरिया और डीएपी की दोनों की जरूरत तो है ही, क्योंकि ईख में भी अब चूँकि ईख में भी ज़रूरत रहेगी। दूसरे धान की फसल, अब धान रोपा गया तो धान में भी यूरिया और डीएपी मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में जो किसान उपयोग करता है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से सुबह को लोग लाइन में लगते हैं और शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। तो मतलब उन्हें किसी मतलब मिल भी रहा है, लेकिन उतना यूरिया उपलब्ध नहीं है जितना किसान को नीड है, आवश्यकता है जितनी। मतलब जब फसल बो में है, जब भी मतलब दिक्कत आमे है, सरकार में ओके है कि मतलब मैं आज दूरी बढ़ा रहे हूँ, तो आज दूरी कहाँ बढ़ रही है? यहाँ तो परेशान सवेरे तो रोटी के न पानी के। अरे कितने दिन से परेशान हो यूरिया के लिए? मैं 1 महीना आते यूरिया खाद हम यहाँ 8 बजे से 8 बजे से लग रहे हैं, भूखे प्यासे खाद ना मिल रहा था हमें। किस तरह की परेशानी है जी? परेशानी ये खाते ही ना मिल लो है, 6 बजे से लाइन में लग जाओ तो खाट में लेना। और अनिल मीणा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, यूरिया की बिक्री पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है और किसानों को एक राहत भी बताई जा रही है। जिस तरह से यूरिया की मांग किसान कर रहे थे, अब उनके लिए एक राहत भी मिलती नजर आ रही है, क्या है जानकारी कुछ?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की सरकारी समितियों की अगर हम बात करते हैं, सरकारी समितियों पर खास ना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और लगातार देखा जा रहा है कि एक महीना से सरकारी समिति को खास नहीं मिल पा रहा है। और जब खास की अगर बात की किसी सरकारी समिति पर खाते की अगर छीप आ जाती है तो उसको लेकर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और काफी लोगों में जमघट जुड़ जाता है। उसी को लेकर जो सरकारी समितियों के सचिव है, जिस तरह से खास को मारामारी हो रही है, तो उसको लेकर पुलिस का भी सहारा लेना पड़ रहा है और सरकारी समितियों पर पुलिस तैनात कर दी गई है, जिससे कि जो किसान है वो आपस में झगड़ा ना कर सके, किसी तरह की व्यवस्था ना फैल सके। तो उसी को लेकर बात की जाए। खास की भारी कमी देखते हुए किसानों का कहना यह है कि लगातार इस समय धान की रोपाई चल रही है, धान में खाद की जरूरत है। अगर बात की जाए ईख की खेती की बात करें या सिंघाड़े की खेती की फसलों की बात करें, तो इस समय डीएपी और खाद की बहुत किसान को आवश्यकता है, लेकिन किसान को आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और किसान देश का अन्नदाता है, जबकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है किसान को खाद पूरी तरह से उपलब्ध है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत देखा जा रहा है कि किसान सुबह से बेचारा खड़ा रहता है और पूरे दिन करीब 5-6 घंटे खड़े होने के बाद में सिर्फ उसको अगर जरूरत है 10 कट्टे होगी तो उसको मात्र 2 कट्टे मिल पाते हैं। तो इस तरह से अगर प्राइवेट दुकानों की अगर बात करें तो प्राइवेट दुकानों का जब अगर किसान खाद लेने जाता है तो प्राइवेट दुकानों पर किसानों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, क्योंकि एक खादे कट्टे के साथ में उसके साथ लगेज दी जा रही है। जितने का खाद आता है उतने ही लगेज देते, तो खाद का कट्टा प्राइवेट दुकानों पर किसान के लिए 500 रुपये का पड़ता है। जबकि सरकारी समितियों की बात करें तो सरकारी समितियों पर खाद की जो रेट है वो 266 रुपये पैसे हैं। और लेकिन सरकारी समितियों पर खास को चिंता है। हालांकि बात की जाए खास की जो काफी बिल्कुल अनिल, एक तरह से राहत भी मिली है। जिस तरह से किसान यूरिया से खाद की संकट से जूझ रहे थे, ऐसे में उन्हें एक राहत भी मिलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और चलते हैं सीधा हरियाणा के पंचकुला, जहां पर नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो युवा किसी भी राष्ट्र ऊर्जा होते हैं और युवाओं की शक्ति का समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एकजुट होकर यह संकल्प लेते हैं कि न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं भी नशा मुक्त होंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। नशा मुक्त अभियान के इस 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंच से संत समाज मैं आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान राज्यसभा के हमारे सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी,
हमारे पंचकुला के मेयर भूषण गोयल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे कृष्ण लांबा जी चेयरमैन नगर परिषद कालका भंडारी जी, और आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है हमारे सेवा विभाग के एसीएस श्रीमती जी अनुपमा जी आईएएस, और हमारे हेड ऑफ द नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ओपी सिंह जी आईपीएस, हमारे पंकज नयन जी आईपीएस, और उपस्थित सभी भाई बहनों, युवा साथियों, आज इस नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है और जिले के 9 नगर निकायों में 4114 आवारा कुत्तों की मौजूदगी से स्थानीय लोग परेशान हैं। कुत्तों के हमले में अब तक 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में रोजाना कुत्ते के काटने से करीब 150 लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारण कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मंडी धनौरा में कुत्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन यह समस्या अभी भी बनी हुई है। अमरोहा, हसनपुर और गजरौला में कई घटनाओं के बाद स्थानीय लोग कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर डे कम से कम 80 से 50 मरीज डॉग बाइट के डेली आ रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन की पूरी उपलब्धता है। सीएससी पे भी लग रहा है, हमारी जो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी लग रहा है, और जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पर भी हम इसका प्रबंध कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ वैक्सीन की पूर्ण उपलब्धता है और हम सभी लोगों को संतुष्ट करके और सभी को जो है कुत्ते काटे के इंजेक्शन या मंकी बाइट के इंजेक्शन हम सभी को लगा करके सारी डोजें कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी इनकी पकड़ की बात रही तो हमने नगर पालिका को कई बार लगातार पत्राचार के माध्यम से सूचित किया है, और ये मंकी बाइट है और ये जो डॉग बाइट है, ये उन पकड़ने उनकी नजदीकी का जो वो प्रावधान है वो जो है वो नगर पालिका। हमीरपुर मुख्यालय के लक्ष्मीबाई पार्क इलाके में नो एंट्री के दौरान एक तेज रफ्तार हैवी ट्रक ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बाइक पर सवार 3 युवकों ने ट्रक को मुख्यालय के अंदर से निकलवाया, जिसके बाद यातायात पुलिसकर्मी मदन कुमार की बड़ी लापरवाही सामने आई। जब इस घटना पर सवाल पूछा गया तो मदन कुमार ने अपनी लापरवाही को खाने का बहाना बताते हुए बचाव किया, और पुलिसकर्मी ने बताया कि जनपद की यातायात व्यवस्थाएं जर्जर हैं, क्योंकि नो एंट्री पॉइंट में ना तो टॉर्च है और ना ही लाइट, जिसके कारण वह हैवी ट्रकों को नहीं रोक पाते। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे सिर्फ शोपीस बने हुए हैं, जो कामकाजी नहीं हैं। इस मामले ने हमीरपुर में यातायात व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया और अब स्थानीय लोग प्रशासन से सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। तो मतलब किसी तरह की सरकारी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जिससे ट्रक को रोका जा सके नो एंट्री में? नहीं, नो एंट्री के लिए बैरियर है, जैसे देख लिए। आप ही तो अभी कह रहे हैं कि वहाँ अंधेरा रहता है। हाँ, तो लाइट नहीं है भाई, लाइट नहीं है। तो वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई यातायात विभाग को? लाइट ना हो, टार्च वगैरह की कोई व्यवस्था आप लोगों को नहीं दी गई?
लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट ऐसे होती तो दूर से जैसे बसें भी आती रहती हैं, पास में गाड़ी आ जाती तब दिखती तो कि देख बड़ी लिया कि हाँ बस है तो छोड़ चले आए। तो ये इतने में नज़रअंदाज जरा सा हो गया, इतने में भागी आई गाड़ी। मैं खाना खा के जब तक पहुँच नहीं पाया, बताया गाड़ी भागी जा रही, दौड़ के गया लेकिन कहीं नहीं दिखी, यहाँ तक इसीलिए देखने चले आए। मतलब ये विभाग की एक बड़ी कमी है कि रोकने के लिए बस स्टैंड में भी कर्मी मौजूद नहीं है यातायात। इस टाइम तो और बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली बदमाश नूर मोहम्मद के पैर में लग गई। यह बदमाश तो चोरी के सामान को बेचने जा रहा था, तभी इमामगंज सोहबतिया मोड़ पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और पुलिस को देखकर नूर मोहम्मद ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गोली मार दी और घायल नूर मोहम्मद को तत्काल से 80 शिवपुर में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया। वह 10,000 रुपए का इनामी बदमाश था और पुलिस के लिए एक लंबे समय से वांछित था। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की और उसके खिलाफ चल रही जांच को तेज कर दिया है। अलीगढ़ में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच बुधवार तड़के मुठभेड़ हुई, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि एक आरोपी घायल हो गया। ये कार्रवाई थाना अकराबाद और स्वाट सर्विलांस टीमों की संयुक्त टीम ने की। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरविंद उर्फ नंगा, हाथरस जंक्शन और रितेश उर्फ धोनी, निन्नामी सासनी और योगेश सावंती नगला कासगंज के रूप में हुई है। इनसे लूट के 39,200 रुपए, एक एप्पल मोबाइल फोन, 3 अवैध देसी तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार बरामद की गई है। आरोपियों ने 5 अगस्त को थाना गांधी पार्क और 7 अगस्त को थाना अकराबाद क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को थाना अकराबाद अंतर्गत सीहोर बम्बा विजयगढ़ मोड़ पर जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी विजयगढ़ की तरफ से एक सफ़ेद अर्टिगा आती हुई दिखाई दी। पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा जब रोका गया तो अर्टिगा में बैठे सवारों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा हेतु पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के पैर में गोली मारी गई। और पूछताछ के लिए प्राथमिक रूप से इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम अरविंद नंगा, निवासी चौक हाथरस है। वह उस कार में करीबन 8 लोग सवार थे, जिसमें से 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, बाकी 5 लोग फरार हो गए हैं। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2025 को थाना अकराबाद क्षेत्र के पलकना क्षेत्र में उनके द्वारा लूट कारित करी गई थी। वह दिनांक 5 तारीख को गांधी पार्क क्षेत्र में लूट कारित करी गई है। उक्त अभियुक्तों के पास से लूटे गए 39,200 रुपये, एक एप्पल मोबाइल व 3 तमंचे में जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और जौनपुर में आज़ादी के जश्न में एक खास तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे पुलिस लाइन से जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के शुरू होते ही मानो इंद्रदेव ने आकाश से पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद युवाओं, छात्रों और पुलिस कर्मियों का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी ने भारी बारिश के बावजूद तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया और ये यात्रा कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्तंभ तक पहुंची। वहां डीएम, एसपी, भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में लोगों ने इस ऐतिहासिक यात्रा को संपन्न किया है। तेरह अगस्त 2025 को जनपद जौनपुर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तथा सभी हमारे गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में विशेष रूप से इस रैली को जनपद के न्यायाधीश महोदय ने हरी झंडी दिखाई है और इसमें गरिमामयी उपस्थिति परम आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार, पुष्पराज सिंह जी, सुशील मिश्रा जी और हमारे सीडीओ साहब, तमाम अधिकारियों ने मिलकर और इस रैली का जो उत्साह और ऊर्जा का कारण है वो प्यारे बच्चे, हमारे शिक्षक बंधु हैं, सभी लोगों ने, पत्रकार भाइयों ने भी
कल जैसे कहा गया था कि हम लोग ऐतिहासिक रैली निकालेंगे, आज आपने देखा है कि तूफान, वर्षा हो या तूफान, हम करेंगे अपने वीरों का सम्मान। बुलंदशहर में आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और नुमाइश मैदान के निकुंज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने अपनी कला से देश प्रेम का जश्न मनाया और विभिन्न स्कूलों ने तिरंगे पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर बच्चों की सराहना की और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम क्षेत्रवासियों के बीच एकता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का भारत तिरंगा महोत्सव के अवसर पर बहुत ही बृहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर हमारी जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी तैयारियाँ प्रारंभ हो गई हैं। आज भी बहुत बृहद स्तर पर तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा और तिरंगा कंसर्ट के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सारे स्कूल्स में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रोग्राम किए जा रहे हैं और सभी प्रकार के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारी जो आज़ादी में जिन लोगों का योगदान रहा है, उन सबको याद करने का ये स्वर्णिम अवसर है, ताकि उन लोगों के आदर्शों पे हम लोग भी आगे चल सकें। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व नगर निगम द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। महापौर प्रमिला पांडे की अगुवाई में नगर आयुक्त, सभी पार्षद और सैकड़ों बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देश के शौर्य को बढ़ाते हुए आजादी का उत्सव मनाया। तिरंगा यात्रा के दौरान नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि हम सबको मिलकर अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाना है। साथ ही साथ इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर कोई अपने घरों पर तिरंगा फहराए, जो कि आजादी के उत्सव और वीरों के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महापौर का कहना है कि हमें भरोसा है कि शहरवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएंगे और देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान भी देंगे। नगर निगम द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे और सभी देशभक्त के रंग में झूमते नजर आए। देखिए, हमारा महान भारत देश आज़ादी के 78 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे शहर में हम तिरंगा यात्राएं और अनेक कार्यक्रम करा रहे हैं। उसी के अनुक्रम में आज कानपुर नगर निगम ने लगभग 2000 स्कूल के बच्चों के साथ ये भव्य तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। हमारा मैसेज यही है कि जो हमारा महान देश है, कैसे हम इसको प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने कानपुर शहर को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। आज इस रैली के थ्रू हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं। तिरंगा हमारे जान से भी प्यारा है। आज मैं तिरंगा यात्रा नगर निगम के परिवार के साथ निकाल रही हूँ। और खबर लखनऊ से बता देते हैं आपको, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर विरोध जताया। अतुल प्रधान ने इसे भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट प्रतिक्रिया मांग की है और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के खिलाफ देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। फिर गाड़ी छोड़ के पैदल खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। हम लोग आने वाले समय पर जहां बिहार के बाद चुनाव पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में होंगे, इस चोरी के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लोग, वहीं साथ साथ विपक्ष के लोग पूरे देश में अलग अलग जगह पर आंदोलन चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज विधानसभा उत्तर प्रदेश में हम लोग ये SIR के खिलाफ पोस्टर लेकर आए। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है पहले EVM का विरोध करते हैं, फिर वोटों का विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो उनसे मिला हुआ है ना, तो उन्हीं की बात बोलेगा। हम सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग चुनाव आयोग से,
और वो जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की वोटों की लूट की, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता और कई चैनल वाले लोग एंकर बैठकर। हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हो भाई? इस लोकतंत्र में अगर वोट नहीं बचेंगी, वोट काट दी जाएंगी, अपन में मनमाफिक चलाया जाएगा, तो फिर लोकतंत्र का। जनपद हरदोई के पचदेवरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा जलालपुर में दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ एक बुजुर्ग राम अवतार ने न्याय की गुहार लगाई। राम अवतार ने जिलाधिकारी अनुनय झा को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनकी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा है और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने यह भी बताया कि डीएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में उन्हें जीत मिली थी, लेकिन आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करवाया है। डीएम हरदोई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। राम अवतार को अब न्याय की उम्मीद बंधी है। का मामला हमारा पट्टा हुआ था और लगभग 20 साल हो गए, वो लोग फोन नहीं रहे। कहाँ शिकायत की आपने? हमने शिकायत डीएम चीज करी है और यहाँ से मुकदमा हुआ, वो भी फाइनल कर लिया है और लखनऊ भी। क्या कह देते वो कह देते हम नहीं छोड़ते। और जनपद कुशीनगर में एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई, जहां 4 वर्ष पूर्व मृत हो चुके व्यक्ति को गुंडा घोषित करके जिला बदर कर दिया गया। खड्डा क्षेत्र निवासी हर्षित सिंह की मृत्यु 2019 में हो चुकी थी। बावजूद इसके 12 अगस्त 2025 को एडीएम न्यायिक द्वारा उन्हें गुंडा घोषित कर मां के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी कर दिया। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठने लगे। स्थानीय लोगों ने इससे गंभीर लापरवाही बताया और जांच की मांग की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चूक को कैसे सुधारता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। और खबर कासगंज से, जहां सोरो ब्लॉक के क्षेत्र स्थित चैलारी गांव में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग पूरे गांव में 3 फुट पानी भर चुका है और लोग इससे परेशान हैं। ना तो लोग घरों के बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही अन्य कामकाज ही निपटा पा रहे हैं। गांव के तमाम मार्गों पर पानी भरा होने से हादसों की संभावनाएं, जो कि आशंकाएं हैं, वो ज्यादा रहती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 3 दिन से बाढ़ का पानी गांव में भरा है, घुस चुका है, और लेकिन प्रशासन या पुलिस अधिकारी तो दूर की बात है, किसी आगे या मुलाजिम ने गांव पहुंचकर हालचाल जानना मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि गांव की आबादी करीब 2000 है, जिसमें से करीब 600 लोग होने वाले किसी चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत तय करने के मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। खेती और मजदूरी करने वाले ग्रामीणों की आजीविका बाढ़ बहा कर ले जा चुकी है। तो इतनी खराब है कि घरों में देख लो तुनका टेकने को जगह नहीं है, पानी के मारे इतनी कुछ पानी तेजी से चल रहा है। वहाँ पर जिस जगह पर सड़क कटी हुई है, उस जगह पर चाहे कोई भी आए हो या ना आए हो, इस गांव में पर कोई देखने नहीं आए। फिर आप लोगों के पशु हैं, खाना पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। सब पशु भी हैं और पशु भी वैसे ही बंधे हैं और हम भी वैसे ही बैठे हैं। क्या करें? प्रशासन का कोई अधिकारी आया था? कोई नहीं आया है। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप? अब हम तो आप सब जो है आपके ही हाथों में है, चाहे आप छाए दो, चाहे उजाड़ दो, चाहे बिगाड़ दो। कासगंज जनपद में गंगा का बाढ़ का पानी पूरे प्रभाव पर है। मैं इस समय मौजूद हूँ सोरो कोतवाली क्षेत्र के कैलारी गांव में। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा के बाढ़ का पानी इस तरह से है कि गांव में एक तरफ पानी जैसे बह रहा है, जैसे क्या कहते हैं कोई नदियों में बह रहा हो। आप मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल, जो इस समय गाँव का पानी भरा हुआ है, जीवन यापन कैसे चला है, कैसे क्या है? बहुत खराब। तो आप लोगों के जो जिला प्रशासन से कोई सुविधा मिली या नहीं मिली? नहीं मिली है, कोई नहीं आया। कोई अधिकारी आया था? कोई नहीं आया। इधर आ जाओ तुम्हें। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका?
हीरालाल, आज आपके गांव में इसका पानी का बहाव बहुत तेज है और ये कब से है? और प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है आप लोगों को? कोई आ रही नहीं है। फिर आप लोगों के जो भैंस को ये कहाँ बन रही है, कैसे क्या खाना खा रहे हैं? खेतों में जिला प्रशासन कोई दवाई वगैरह कोई नहीं आया। इस समय केनीज की टीम केलारी गांव में है। वहाँ केलारी गांव में जब केनीज की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है तो पाया कि यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं पाई गई है। कासगंज से केनीज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही है खबर बता देते हैं आपको। रुद्रप्रयाग से खबर, सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठीचार्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम यात्रियों ने तोड़ा बैरियर, लाठीचार्ज हुआ है उन पर। और इसी के साथ ही रुद्रप्रयाग से एक खबर, केदारनाथ धाम जाने की मांग कर रहे थे और इसी बीच उन पर लाठियां भांजी गई। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने ब्रेक लगाया, लेकिन यात्री मानने को तैयार नहीं थे, बैरिकेड तोड़ा। बड़ी संख्या में सीतापुर, सोनप्रयाग पहुंचे हैं भक्त और 3 दिनों के लिए केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। तो राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और इसी बीच यात्रा को भी रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस श्रद्धालुओं से झड़प हो गई और लाठी चार्ज करना पड़ा है पुलिस को। रुद्रप्रयाग से खबर, सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठी चार्ज की गई है। केदारनाथ धाम यात्रियों ने बैरियर तोड़ा। तो केदारनाथ धाम जाने की मांग कर रहे थे यात्री, जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो केदारनाथ धाम जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि रेड अलर्ट पहले से ही जारी किया जा चुका है भारी बारिश के चलते मौसम विभाग की ओर से, तो चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। राज्य में भारी बारिश का पहले से ही रेड अलर्ट जारी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई है। रुद्रप्रयाग से ये खबर, सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा है पुलिस को। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, यात्रियों ने बैरिकेड तोड़ करके बैरिकेड को किनारे करते हुए आगे जाने की मांग कर रहे थे। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ इसी खबर पर है। राजेश, देखा जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा को लेकर के श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाने की जो गुहार कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और लेकिन मांगे ना मानने पर वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल वंदना, देखिए हम बता दें कि लगातार उत्तराखंड में तमाम जिलों में जो है भारी बारिश जो है वो चल रही है। उसके चलते अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जो केदारनाथ है और बद्रीनाथ जो यात्रा है उसको फिलहाल 14 अगस्त तक के लिए स्थगित किया है और तमाम ये मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया गया था। लेकिन जो यात्री यात्रा पर निकले हुए हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा जमावड़ा जो है यात्रियों का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस ने उनकी उचित व्यवस्था के दौरान जो है उनको जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है। और यही जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग का मामला है, जहां पर ये केदारनाथ के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो जाने की मांग कर रहे थे पुलिस प्रशासन से, और इसी को देखते हुए उनकी झड़प भी हुई है। और देख सकते तस्वीरों में साफ तौर पर पुलिस ने इन तमाम जो श्रद्धालु आयोजन को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जो है वो इनकी बात नहीं समझ पाए और इसके ऊपर जो है पुलिस को अपना बल जो है वो खास तौर से दिखाना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनके बीच जो है इस बात को भी रोष लेकर के रोष है कि जो यात्रा पर दूर दूर से देश भर से लोग आते हैं केदारनाथ में, तो अचानक से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यात्रा बंद को लेकर के,
उसके खिलाफ जो है ये नारेबाजी कर रहे थे और ये लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कम से कम इन लोगों को केदारनाथ या और भी रूट पे जो जाना है उनको जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन प्रशासन को जो आदेश है वो उसी का पालन कर रहा था। और लेकिन कहीं ना कहीं कहा सुनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु है, तो कहीं ना कहीं कहा सुनी के चलते जो है इनके ऊपर लाठी जो है प्रशासन को बाहर निकलेगी। बिल्कुल राजेश, और तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेड को हटा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे श्रद्धालुओं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए राजेश। केदारनाथ धाम यात्रियों ने बैरियर तोड़ा, आगे बढ़ने की कोशिश की और इसी बीच पुलिस से झड़प हो गई है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है और बारिश होने के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरदोई से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी नई बस्ती में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है और जहां एक महिला को ससुराल जनों ने रक्षाबंधन के दिन मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पीड़िता ने बताया कि वह पति के साथ त्योहार मनाने आई थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। महिला ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय की आस में वह एसपी और जिलाधिकारी से गुहार लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि वह कई दिनों से दर दर भटक रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसे कोई राहत नहीं मिली। मामला गंभीर होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल भी उठ रहे हैं। और मुझे बनारस में रहती हूँ, बच्चे दो हैं, पढ़ते हैं और मेरे हस्बैंड दूसरी औरत रखते हैं, मुझे रखना नहीं चाहते हैं और मार तोड़ के हमको यहाँ मेरे मैके भेज दिया गया। शिकायत की आपने अभी तक? थाने में भी किया है और वहाँ भी किया है, चौकी में कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक वो लोग अपने घर में मस्ती कर रहे हैं और मेरे साथ मतलब सोच रहे हैं कि ये मतलब तलाक देना चाहते हैं हमको। नंदे मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रही है और दहेज पता में मतलब हमसे दहेज 3 लाख रुपया मांगा है। आज कहाँ आए हुए हो आप? हम आज आए हैं एसपी के पास। यही बारे मामला है, शादी किया 15 लाख की शादी किया हमने और बुलेट मांगा, बुलेट दिया। जब भी मेरी लड़की की कदर ही नहीं। वो सवाल दूसरी लड़की बस रहता, आता शराब पी के खूब मारता उसको, घर से नहीं। और आए यहाँ बहाने से बनारस से लाया ही घर स्टेशन पे। वहाँ क्या कर रहा कि वहाँ मार के भगा दिया। जब हम 100 नंबर की पुलिस भेजा, पुलिस लवाए ले और उल्टे हमारे नाते। कहाँ शादी की थी आपने, किसके साथ की थी? विनोद। कहाँ रहते हैं? नई बस्ती मकान है यहाँ, नया मकान खरीदा जहाँ ड्यूटी करते हैं बनारस में। किस विभाग में है? बैंक ऑफ। और जनपद औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव रौनाहा में एक महिला पर सोते समय जानलेवा हमला कर दिया गया। घर के बरामदे में सो रही महिला की गर्दन पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर के सास और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घायल महिला को तत्काल से 80 बिधुना में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में कोतवाली क्षेत्र के बहरी चौकी निवासी अनुभव त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें से वह हाथ में तमंचा लेकर फिल्मी अंदाज में रील बनाता नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि अनुभव बड़ी मात्रा में तमंचों की सप्लाई करता है और पहले भी उसकी कई तस्वीरों में हथियार साफ तौर पर देखे गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के ढुलमुल रवैये के चलते अनुभव जैसे दबंग क्षेत्र में खुलेआम दहशत फैलाते हैं।
राजस्थान के दौसा जनपद में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के असरौली गांव को शोक में डुबो दिया। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को बासडी बाईपास पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 बच्चों और 4 महिलाओं सहित कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी श्याम नारायण सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी असरौली गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। जैसा कि हमें पता है कि सुबह समाचार हम लोग को प्राप्त हुआ था कि हमारे जनपद एटा के जो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र है, यहाँ पे एक गांव है असरौली। यहाँ से 2 पिकअप वैन में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए लगभग 40 से 45 लोग गए थे। अभी तक हम लोगों ने 42 लोगों की सूची बनाई है। उसमें से एक पिकअप वैन था, उसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, और 2 पिकअप वैन में अधिकतर पुरुष। तो जो पिकअप वैन में महिलाएं और बच्चे बैठे हुए थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की डेथ हो गई। जो अभी तक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है दौसा से, उसमें 9 लोग जो है इसी गाँव के रहने वाले हैं और 2 लोग इन्हीं के रिलेटिव फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। हम लोग लगातार जो दौसा जिला शासन है, वहाँ के कलेक्टर साहब हैं, उनसे लगातार हम लोग टच में हैं, और हम लोग ने यहाँ से एक टीम भी वहाँ पे भेज दी है। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग वहाँ पे पोस्टमार्टम, जो डेड बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होकर वो यहाँ पे आएगा। जो भी क्रिमिशन वगैरह होगा उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन उठाएगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।